पॉलीथीन के वो बैग्स इस्तेमाल शॉपर करते हैं जिसमें हम खाने की चीजें पैक करके रखते हैं या उसमें हम फ्रीज कर देते हैं। ये चीजें जो है ये तो स्ट्रेस को आपने कैसे कंट्रोल करना है, इसको पहले समझना है कि आपको कौन सी चीज जो है वो स्ट्रेसर बन रही है। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो सेक्शन है, आज का टॉपिक, उसमें मैं सारा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में ख़त्म करूंगी, ताकि ये काफ़ी लंबा हो गया। लेकिन लंबा इसलिए हुआ कि ये काफ़ी आम प्रॉब्लम हुआ है लोगों में, और इसको समझना बहुत ज़रूरी था इसके इलाज के लिए, इसलिए मैंने अलग अलग करके हर चीज़ समझाई है। अब आप इसकी जब इलाज की तरफ आएंगे तो ये भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कि आप मरीज खुद कर सकते हैं, और मैं इस पे ज्यादा इसलिए फोकस करूंगी कि मरीजों के हाथ में है कि वो इसका इलाज कर सकें, क्योंकि 50% जो है आप खुद अगर जरा सी तवज्जो देंगे तो आपके हाथ में है आपका इलाज, और बाकी 50% जो है वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन वो भी तभी जाके सक्सेसफुल होता है अगर आप पूरी तरह कोऑपरेट करके उसमें आप सक्सेसफुल बनाते हैं डॉक्टर को। तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से समझें ताकि आपको जो है ना इसमें आसानी हो, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसकी भी सक्सेस इसी पे डिपेंड करती है, वरना वो मेडिसिन जो हैं वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आएंगे और वो हमें सक्सेस नहीं मिलती है। लिहाजा जो मैंने इसकी बीमारी की वजूहात बताई थी वही आपने कवर करनी है। वो वजूहात क्या थी? वो आपकी हेरिडिटरी थी, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम माहौल की आलूदगी कहते हैं, उसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन थी, आपकी इम्यूनिटी थी। तो ये चीज़ें जो थी ये आपने कवर करनी है। तो जिसमें स्ट्रेस है आपका, तो ये जो है हेरिडिटरी, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तब्दीलियां किस तरह से कर सकते हैं समझने की बात है। वो फैक्टर्स जो हेरिडिटरी में मजीद तब्दीलियां करके और उस चीज को बढ़ावा कर दें, किसी चीज को, एक चीज तो खराब है ना, उसको जब आप उसको और बढ़ावा देंगे या उसके लिए ऐसा माहौल देंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। लिहाजा इसके लिए आप कैसे आप इसको काबू करेंगे? आप जो है अल्ट्रावायलेट रेस को कम एक्सपोज करें, जो हमारे कीड़े मार दवाइयां हैं, धुआं है, पोल्यूशन का जो मैंने बताया था कि जितनी भी हम इस तरह की चीजें इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए करते हैं या पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए करते हैं या सफाइयों के लिए हम करते हैं, इसके अलावा हम जो पॉलीथीन के वो बैग्स इस्तेमाल शॉपर करते हैं जिसमें हम खाने की चीजें पैक करके रखते हैं या उसमें हम फ्रीज कर देते हैं, ये चीजें जो है ये सारी अंदर जाके जेनेटिक म्यूटेशन में बड़ा इनका रोल होता है। और क्योंकि उनमें जो कुछ या तो केमिकल हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जो कि नुकसान देते हैं, वो गलत मेटाबोलाइट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन की कमी करके करते हैं, और कुछ हमारे हार्मोन्स के साथ उनकी स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, वो हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस को जो है वो खराब करके, तो इस तरह हमारी जो है जेनेटिक फैक्टर्स को खराब कर, जो थोड़ी बहुत खराबी होती है ना उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लेयर हो गया है। तो इस तरह से आप जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ये कितनी इसकी प्रॉब्लम को। आगे आगे इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको हम माहौल की आलूदगी कहते हैं, माहौल की आलूदगी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये एक एक्सटर्नल माहौल होता है, एक इंटरनल माहौल होता है। इंटरनल माहौल जो है वो मैं बाद में बताऊंगी, जो एक्सटर्नल माहौल है वो मैंने सारा इस तरह से बताया जो कि हम चीजें इस्तेमाल करते हैं बाहर की, और वो बाज़ औक़ात उसमें ड्रग्स ऐसी इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, लोगों से सुन लिया पेन किलर्स है ये इस डिजीज के लिए। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आई, उसने अबॉर्शन के लिए खुद ही मेडिसिन गूगल से देखी और इस्तेमाल कर ली, उसके बाद उसको फिट्स आने लग गए। अब देखिए गूगल वो तो चीजें बताता है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि कितनी डोजेज लेनी है और किस तरीके से आपने उसको, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हर बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं कर सकती है, ये चीजें जो है ये समझने की होती हैं। इसलिए ऐसी दवाइयां मत लें जिनके आपको साइड इफेक्ट्स नहीं पता, और फिर वो जो खवातीन जिन्होंने कल को बच्चे पैदा करने हैं उनकी अगली जनरेशन पे कोई ट्रेटोजेनिक इफेक्ट तो नहीं दे रहे जिसकी वजह से कल को मसले हों।
تو یہ چیزیں آپ نے، اور میک اپ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اس کو خراب کرتی ہیں. لہٰذا یہ جو ماحول کی آلودگی ہے، اس سے آپ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. جو انٹرنل فیکٹرز ہیں اس پہ ایک تو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ہم اپنی ایکسرسائز سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسٹریس کو کنٹرول، اسٹریس بعض اوقات ایکسٹرنل فیکٹر سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انٹرنلی بھی انسان کے اندر اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹریس کا سا عالم ہوتا ہے. اور وہ اسٹریس جو ہے بعض اوقات ہماری نوکری کا ہو گیا، کوئی ایسی پرابلم ہو گیا. جو ایکیوٹ ریئیکشن اسٹریس کا ہوتا ہے نا، وہ تو اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے کسی چیز پہ قابو پانا ہے، ایگزام ہی دینا ہے، اس کی جب تک ہمیں اسٹریس نہیں ہوگا ہم اس کی اچھے سے تیاری نہیں کریں گے. لیکن وہی اسٹریس جب بڑھ جاتا ہے، زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ وہاں خرابیاں پیدا کرتی ہیں، وہاں ہمارے اندر کرونک انفلیمیشن پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسٹریس سے ہمیں کورٹیسول ہارمون ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے میٹابولک پرابلمس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہارمونل پرابلمس ہوتے ہیں، اور پی سی اوز میں جو ہیں یہ اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں. تو اسٹریس کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ اسٹریسر بن رہی ہے. اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہی اسٹریسر ہوتی ہیں. آپ اس کو جب پہچان لیں گے نا کہ یہ میرا اسٹریسر ہے، تو اس کو پھر آپ کیسے کنٹرول کریں گے. آپ اپنے اندر اپنی امیونٹی بڑھائیں. جب آپ کے اندر کا سسٹم برین سے لے کے دیکھیں، میں کئیوں کو میں نے دیکھا اسٹریس میں کیا ہوتا ہے، جی آئی ٹی پرابلم ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتی ہے، ایک دم وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے ایک دم، اور ان کی نیند بڑی خراب ہو جاتی ہے. تو اسٹریس میں یہ ساری جو چیزیں ہیں، اگر آپ کا انٹرنل سسٹم مضبوط ہوگا تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اور اس کے لیے آپ نے اپنی امیونٹی بڑھانی ہے. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسی چیزیں، مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے مشورہ کرنا ہے کہ تاکہ آپ کو وہ اس کا حل بتا سکیں. تو کچھ آپ نے اپنے لیے اڈاپٹیبلٹی اس میں پروڈیوس کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں، آپ اپنی اس کو قوت مدافعت اتنی ہو، دوسری اس کو آپ پہچان کر لیں، اور تیسرا آپ اس کے حل کے لیے ایسے بندے کو تلاش کریں جو اس کے سٹریس کو کنٹرول کر سکے. تو اس طرح سے آپ اپنے مطلب آپ کی مدد کر سکے اس سٹریسر میں سے نکلنے کے لیے. تو آپ اس دوست کے پاس جائیں یا اس سے مشورہ کریں جو آپ کو صحیح گائیڈنس دے سکے. تو اس طرح سے آپ سٹریس سے نکل سکتے ہیں. اب اگلی بات جو آگئی وہ ہے جو انٹرنل آپ نے اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کرنی ہے، وہ آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کی ڈائٹ ہے. آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سیڈنٹری ہیبٹس رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، آپ بیٹھے رہیں گے، جو آپ خوراک لیں گے وہ آپ کی یوٹیلائز نہیں پوری طرح سے ہوگی. اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر موٹاپا آئے گا، کیونکہ وہ ساری فیٹ کی طرح سے جمع ہو جائے گی، وہ پھر آپ کے لیے تکلیف ہے. دوسری آپ کیا کرتے ہیں، آپ رات کو سوتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر جو ہے رات کی نیند جو ہے آپ کو پتا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس میں 6 سے 9 گھنٹے پی سی او ایس کے پیشنٹس کو 6 سے 9 گھنٹے اپنی رات کی سلیپ لینا بہت ضروری ہے. ادروائز وہ جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ مریضوں میں. اور دوسری چیز جو ان میں بڑھ جاتی ہے وہ کورٹیسول ہارمون بہت بڑھتا ہے. وہ کورٹیسول ہارمون ان ٹرن آپ کی میٹابولزم کو بھی خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس بڑھتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے اینڈوکرائن سسٹم سارا خراب ہوتا ہے، اور مزید آپ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ میلاٹونین ہارمون، جو آپ کو یاد ہوگا جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ صرف رات کو اس کی سیکریشن ہوتی ہے، اس سے ایگ کوالٹی آپ کی اچھی ہوتی ہے. اس طرح سے یہ آپ کی اس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو سٹریس ہے، یہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے اندر کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ خراب نہ ہو. اب انٹرنل انوائرمنٹ کے لیے جو اگلا فیکٹر آتا ہے وہ آپ کا ایکسرسائز آتی ہے. ایکسرسائز کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے، ایکسرسائز جو ہے وہ ایروبک ہونی چاہیے، وہ ایکسٹینسو قسم کی بہت سٹریس ایسی نہیں ہونی چاہیے جسے ہم انیروبک ایکسرسائز کہتے ہیں، کیونکہ انیروبک ایکسرسائز آپ کو فائدہ دینے کی بجائے آپ کو نقصان دیتی ہے اور کرونک انفلیمیشنز کو بڑھاتی ہے، جبکہ ایروبک ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. ایروبک ایکسرسائز ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہم جو ہے مسلز کو بیچ میں اور اپنی باڈی کو بیچ میں ریلیکسیشن بھی دے سکے، اور ایک ایوریج جو ہماری 18 یا 20 سال کی عمر سے لے کے 35 سال کی عمر کی ایج تک کے لیے جو ہے وہ پی سی اوز پیشنٹ میں 130
मिनट्स पर वीक आपकी वो टाइम होना चाहिए, कितना इतना टाइम आपकी एक्सरसाइज का होना चाहिए। अगर आप डेली कर रहे हैं तो 12 से 20 मिनट करें, और वो लगातार एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ऐसी एक्सरसाइज हो जिसमें आपका हार्ट रेट जो है वो 150 तक जाए। अगर आपने अपना मोटापा कम करना है, अगर आपने अपना मोटापा कम नहीं करना तो फिर वैसे तो आपकी सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन भी इंप्रूव होगी, आपकी इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी, लेकिन मोटापा कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज आपको फायदा क्या देती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फैट बर्न होती है, फैट बर्न होगी तो आपके लिपिड्स भी जो है वो इस्तेमाल होंगे, आपके जो है हार्ट के पेशेंट्स स्ट्रोक्स वगैरह कम आने के डर होता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है जब आपके लिपिड्स कंट्रोल होंगे। तो इसी तरह सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ेगी, सेलुलर इम्यूनिटी के साथ साथ आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपके मसल्स में ताकत बढ़ेगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथ मिलेगी। इसके अलावा जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ था वो आपका कंट्रोल होगा, तो आपकी जो है पीरियड्स भी ठीक होने में आ जाएंगे, आपकी ओवुलेशन भी अच्छी होने में मदद मिलेगी, और उसके अलावा आपको जो है स्ट्रेस कम होगा, और आपकी स्लीप अच्छी आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक एंडोर्फिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इस तरह का ब्रेन से, जो आपको सुकून देता है, आप में कामनेस पैदा करता है। तो ये था सारा एक्सरसाइज के मतलब। अगर कोई वॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर बच्चियां ये कहती हैं कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम तो बाहर वॉक नहीं कर सकते, तो आप बाइसिकलिंग कर सकते हैं। बाइसिकलिंग नहीं कर सकते तो आप जिम ज्वाइन कर लें, जिम भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर आप स्विमिंग कर लें। आप ये भी नहीं कर सकते तो आप घर में अगर सीढ़ियां हैं तो ऊपर नीचे सीढ़ियां का आप उतने मिनट आप फिक्स कर लें, और उतने मिनट आप ऊपर नीचे जाएं ताकि आपका वो पूरा हो जाए। अगर सीढ़ियां भी नहीं हैं तो आप कम से कम रस्सा कूद सकती हैं। अगर आप रस्सा कूदने की एज में नहीं है, आप रस्सा नहीं कूद सकती, तो आप योगा तो कर सकती हैं ना। योगा के आप स्टेप्स हैं, अगर आप कहेंगी तो मैं किसी वीडियो में योगा के काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं वो बता दूंगी, और भी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपकी मुख्तलिफ किस्म की उसके लिए होती हैं। कोई मसल स्ट्रेचिंग के लिए होती है, कोई इन्फ्लेमेशन के लिए स्पेशल होती हैं। तो अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सारी डिटेल से बताऊंगी, लेकिन फिलहाल जो आपके लिए ज़रूरी है वो अपने ब्रिस्कली काम करें, घर में जो है वो तेज़ी से काम करें, स्लोली झटकते लटकते काम ना करें, जिससे आपकी जो है सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो आपकी इम्यूनिटी आएगी। इसके अलावा जो है आप घर में और कुछ नहीं, तो जैसे हम पुशअप कहते हैं, पिछले ज़माने में लोग अपने बच्चों को डंड निकलवाया करते, तो वो तो आप निकाल सकती हैं, उससे आपका हार्ट रेट भी उतना हो सकता है अगर आप उसको उतनी टाइम के लिए कर ले लगातार, तो इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइजेज आपको फ़ायदा देंगी। ये जो मैंने अभी तक बताई हैं इसी में काफ़ी लंबा हो गया है, और आगे मैं आपको डाइट बताना चाह रही थी, और जो मतलब आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी जो है वो कंट्रोल करती है, और आपके लिए बाकी मामलात में ये जो इनफर्टिलिटी है ट्रीटमेंट, उसके लिए भी बहुत इसका रोल है। इसलिए ये तो एक फिर थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगी, डाइट के बारे में, इसको कि किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, और वो किस तरह से इफेक्ट करती है, और कौन सी डाइट्स होती हैं और कितनी चाहिए, और इसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट दे के भी इसको वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।